हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिक क्लासिज्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग इस बजट प्रोग्राम में बजट पर डिस्कशन करेंगे। बजट आ चुका है, जो भारत सरकार की बजट है 1 फरवरी को, और उसी पर चर्चा हम लोग करेंगे। साथ ही ये जो आप देख रहे हैं रिपब्लिका आईएएस का एक पीटी डेली टेस्ट प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो जिसमें आपको मटेरियल भी दिया जाएगा और टेस्ट सीरीज भी होगा, कंटेंट भी होगा, क्वेश्चंस बैंक भी होगा। ये डेली टेस्ट है, तो इससे भी आप लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी। हम लोग बजट पर चर्चा आज करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको रिपब्लिका का ऐप इंस्टॉल करना होगा और ऐप के माध्यम से ही टेस्ट होगा, केवल रजिस्ट्रेशन चार्ज है इसमें। तो जो यूनियन बजट आया है, हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा, उन्होंने अपनी चौथी बजट प्रस्तुत किया है। एक लगातार चौथा बजट है उनका, और सबसे ज़्यादा बजटीय भाषण का भी रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। 2 घंटा 45 मिनट 2020 का बजट था वह। तो आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बजट है इंडिया में, इसके फादर जेम्स विल्सन को कहा जाता है। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का पिता कहा जाता है, और ये 1860 ईस्वी में 1860, इस सब पर कुछ क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। कुछ बेसिक बातें हम लोग देख रहे हैं। 1860 ईस्वी में, यानी 1857 की क्रांति के बाद के टाइम में, जब सत्ता ब्रिटिश महारानी के पास चली गई थी डायरेक्ट, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक अधिकारी था जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 ईस्वी में बजट प्रस्तुत किया गया था। बजट होता क्या है, थोड़ा सा इसको भी देख लें। तो बजट शब्द मूल रूप से बुजेट वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, तो उस बुजेट वर्ड से बजट शब्द आया है। बुजेट का मतलब होता है कि चमड़े का थैला, क्योंकि चमड़े के थैले में पहली बार बजट को लाया गया था, प्रस्तुत किया गया था 1733 ईस्वी में। जो रॉबर्ट वॉलपोल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रस्तुत किया था। तो तब से ही बजट शब्द की परंपरा हो गई है। जहाँ तक भारत की बातें हैं, जैसा कि हमने बताया 1860 ईस्वी में विल्सन महोदय ने, जेम्स विल्सन महोदय ने चूँकि बजट प्रस्तुत किया, इसलिए उन्हें बजट का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ द इंडियन बजट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आज़ादी के जस्ट बाद 26 नवंबर 1947 को षणमुगम शेट्टी के द्वारा, षणमुगम शेट्टी, सब पर प्रश्न बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस भी लेंगे। बजट पर कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे सारे एंगल से। तो षणमुगम शेट्टी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था आज़ादी के जस्ट बाद 26 नवंबर 1947 को। और उसके बाद जब हमारा गणतंत्र रिपब्लिक, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था, तो उसके बाद 28 फरवरी 1950 को, ठीक है, जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जॉन मथाई के द्वारा, याद रखना है, फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, 28 फरवरी को याद रखना है। अब 28 फरवरी से अब क्या हुआ है कि 1 फरवरी को प्रस्तुत करने की परंपरा की शुरुआत हुई है। चलिए हम लोग देखेंगे, बहुत सारी बातें इस पर होगी। थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर को भी देखते हैं। जैसे बजट होता है, तो बजट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि बजट की चर्चा हमारे संविधान में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, बजट शब्द का नहीं है, वहाँ पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा हमारे अनुच्छेद, आर्टिकल्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 112, ठीक है, कौन सा 112 में, आर्टिकल 112 में चर्चा की गई है। डन। तो इसी में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है, जिसे हम लोग बजट के रूप में जानते हैं। जो कि क्या होता है, बजट 1 साल का पूरा लेखा जोखा होता है, खर्चा और आमदनी,
व्यय और आमदनी, जैसे एक परिवार को चलाने के लिए एक बजट होता है एक महीने का या साल भर का, सेम चीज़ें वही है। तो इस साल जो 2022-23, जो देखिए बजट क्या कहलाता है, 22-23 यानी एक साल आगे का हम अलॉट करते हैं, क्या खर्चा होगा और क्या आमदनी होगा, ठीक है, उस पर एलोकेशन करते हैं, एक अनुमानित होता है वह, ठीक है। तो इस बार जो हमारा जो बजट है वह है, क्या है, अनुमान लगाइए कुछ आप लोग, 39.45 लाख करोड़, ठीक है। 39.5 याद रखेंगे, 39.5 या 40 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए, याद करके करेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। तो 39.45 लाख करोड़ का हमारा बजट है। इसमें इस 39.5 लाख के करोड़ के बजट में हमारा कहाँ से इनकम हो रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। चूँकि यहाँ से क्वेश्चंस आपका बनेगा, उस क्वेश्चंस की भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो चलिए कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, उस क्रम में हम चर्चा करें तो आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगी। तो निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है 2022-23 का, ठीक है, क्लियर है। प्रश्न आ जाएगा कि बजट इस बार का क्या है, 2022-23 के लिए, नौ की 21-22 नहीं करेंगे आप, 22-23 डन। दूसरा है कि उनका निर्मला सीतारमण का यह चौथा बजट है और इस बजट में 25 साल आगे की बातों को ध्यान में रख करके इस बार का बजट बनाया गया है, जो उसकी एक बुनियाद रखी गई है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की बातें की गई है, यानी हमारा भारत आत्मनिर्भर कैसे होगा और उस आत्मनिर्भरता को पाने के बाद ही हम एक विकसित राष्ट्र बन सकते हैं। क्योंकि हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृत वर्ष चल रहा है और अमृत वर्ष से यानी आज़ादी की 75वीं सालगिरह और उससे हम 100वीं वर्षगांठ यानी 2047 में हम 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे देश की आज़ादी का। तो उसकी तैयारी है, उसकी झलक इस बजट में दिखती है। इस बार का बजट निश्चित रूप से हम लोग जानते हैं कि पेपरलेस अब बजट है और निर्मला सीतारमण के द्वारा उनके द्वारा एक टैब आधारित बजट यानी टैब पर बजट पढ़ा गया था। अब वो चीज़ें नहीं है कि चमड़े की थैली में, जो फ्रेंच भाषा में बुजेट होता है, तो ऐसी चीज़ें अब नहीं रही है, ठीक है। फिर भी हम उसे बजट कहते हैं क्योंकि ये परंपरा चल पड़ी है। तो प्रश्न बन सकता है कि पेपरलेस बजट, ठीक है, इस बार का बजट भी पिछली बार की तरह पेपरलेस बजट था, ठीक है, पिछली बार भी पेपरलेस था और इस बार भी पेपरलेस बजट है। देखिए जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, पहला जो बजट हमारा था वह जेम्स विल्सन के द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा, नाम याद रहेगा, जेम्स जे लिखाते हैं आप लोग, खाते हैं कि नहीं खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो वहीं विल्सन, पहिया, विल मतलब पहिया, सन, ठीक है। तो जेम्स विल्सन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, उनके द्वारा 18 फरवरी 1860 को, ठीक है, 18 फरवरी, ठीक है, यानी वहाँ भी फरवरी महीना में ही प्रस्तुत किया गया था, 1860 को पेश किया गया था और इसलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। बजट, फादर ऑफ इंडियन बजट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला बजट कब बना था, प्रश्न बन सकता है, 1947, 1948, 1950। तो पहला बजट आर षणमुगम शेट्टी के द्वारा, आर षणमुगम शेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को, प्रश्न बन सकता है यहाँ से, आर षणमुगम शेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को 47 को पेश किया गया था। और गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके द्वारा, याद रहेगा जॉन मथाई, ये जॉन मथाई है और ये षणमुगम शेट्टी, आर षणमुगम शेट्टी के द्वारा साउथ इंडियन थे, दोनों साउथ इंडियन रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस नहीं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है इस बजट में अच्छा एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि बजट
बजट किसके द्वारा यानी कौन सा विभाग इसका जिम्मेदार होता है या नोडल विभाग क्या है, तो बजट जो बनाया जाता है वह वित्त मंत्रालय, वित्त जो पोर्टफोलियो फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में वित्त मामले, आर्थिक मामले का एक विभाग होता है, ठीक है। आर्थिक मामले का प्रश्न बनेगा यहाँ पर कि बजट का नोडल विभाग कौन होता है, तो वित्त मंत्रालय में, याद रखेंगे ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आर्थिक मामले का विभाग होता है, वहीं का बजट प्रभाग, बजट तैयार करने के लिए एक जिम्मेदार नोडल निकाय होता है, याद रहेगा, ठीक है। अपने कार्यकाल का वार्षिक लेखा जोखा, ठीक है, आमदनी और दूसरी तरफ वह एक साल के खर्चे का पूरा उल्लेख करती है, चर्चा हो चुकी है। अनुच्छेद 112 की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, और जो एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। हाँ, हमारा जो वित्तीय वर्ष है, हम लोग जानते हैं कि हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से, हमारा वित्तीय वर्ष जो होता है वह वित्तीय वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च, हालांकि इसको 1 जनवरी करने की चर्चा हो रही है, गवर्नमेंट गंभीरता से विचार कर रही है। इस पर मेंस के टाइम में हम लोग देखेंगे कि इसका क्या फ़ायदा है और क्या घाटा है, ठीक है। घाटा कम है, फ़ायदा ही ज़्यादा है। तो चलिए मेंस के टाइम में चर्चा करेंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इस बजट में देखते हैं हम लोग, तो क्या महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है, जैसे मेक इंडिया है या फिर पीएम गति शक्ति जैसी चीज़ें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को, सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लाया गया था पिछले साल। फिर 60 लाख रोजगार की बातें हैं, फिर डिजिटलाइजेशन की बातें हैं, इकोनॉमी को डिजिटलाइज करने की बातें हैं, डिजिटल बैंक है, क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज़ें आरबीआई जारी करेगा, ठीक है, 5G की बातें हैं, डिजिटल यूनिवर्सिटी की बातें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। टैक्स के संदर्भ में है कि 2 साल के भीतर एक अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की एक नई चीज़ें लाई गई है, अपडेटेड रिटर्न फाइल, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को इस बार के बजट में इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि यह जो बजट है, इस बजट में जो आर्थिक विकास का दर यानी देश की आर्थिक विकास का दर क्या रखा गया है, जो एक अनुमान है वह है 9.27 का। कितना है? 9, याद रखेंगे 9.27। देखिए ये अल्फ़ाबेट को याद रखना है, सॉरी इस डिजिट को 9.27 या 9.25 से ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो 9.27 ये हमारा इतना फीसदी हमारा ग्रोथ आर्थिक विकास दर का अनुमान है, ठीक है। और काफ़ी एक एम्बिशियस एक 9.27 होता है किसी भी देश की अर्थ में, पूरे देश क्या पूरे विश्व में एक 9.27 का दर एक सबसे अच्छा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इस बजट में अगले 25 साल के लिए ब्लूप्रिंट चर्चा हो चुकी है, ब्लूप्रिंट पेश किया जा रहा है। आर्थिक रिकवरी को कैसे मजबूत करने पर फोकस किया जाएगा। जो 7 फोकस क्षेत्र है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 7 इंजन, 4 स्तंभ की बातें की गई है। तो वह जो 7 फोकस क्षेत्र है, प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि वह क्या क्या है। तो इसमें पीएम गति शक्ति जो योजना है वह सबसे महत्वपूर्ण है। फिर इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास है, जिसमें डिजिटल बैंक वगैरह की बातें की गई है, ठीक है। फिर 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को इसमें क्या किया गया है, कोर बैंकिंग से जोड़ दिया जाएगा। कोर बैंकिंग का काम वो करना शुरू कर देगा, ठीक है। इससे क्या हुआ कि इंक्लूसिव ग्रोथ बढ़ेगा। गांव-गांव तक बैंक पहुंचा हो ना पहुंचा हो, लेकिन हमारा पोस्ट ऑफिस गांव-गांव तक पहुंच चुका है, ठीक है। उसी को क्या किया जाएगा, कोर बैंकिंग से जोड़ दिया जाएगा। तो समावेशी विकास है, उत्पादकता वृद्धि, एक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ठीक है। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, उत्पादन में वृद्धि
उत्पादकता में वृद्धि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसकी लैकिंग कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में हमेशा से रहा है, खासकर एग्रीकल्चर में उत्पादन और उत्पादकता दोनों की कमी देखी जा रही है। एक सनराइज अपॉर्चुनिटीज, सनराइज सूर्योदय का अवसर, ऊर्जा संक्रमण, जो एनर्जी का ट्रांजिशन है वह इम्पॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और जो फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस 7 फोकस क्षेत्र को फोकस एरिया के रूप में हम देखते हैं इस बजट में। नेक्स्ट है, अब एक एक करके हम लोग देखते हैं एजुकेशन सेक्टर में। तो एजुकेशन सेक्टर में क्या किया गया है कि चूँकि एक लंबे समय में कोरोना से 2 साल से देश की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं और हमारी शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं प्रभावित रही है, बहुत ही बुरी तरह, खासकर एजुकेशन सिस्टम तक काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रही है। और यही कारण है इस 2 साल की पेंडेमिक का ही प्रभाव कहीं हम लोग भी झेल रहे हैं, और आज आपके सामने हूँ ऑनलाइन सिस्टम में। तो इसका डिजिटलाइजेशन, हमारे एजुकेशन सिस्टम को डिजिटलाइजेशन पर यहाँ भी जोर दिया गया है। डिजिटलाइजेशन पर पूरी इकोनॉमी में आपको देखेंगे इस बार के बजट में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कृषि विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम को संशोधित करने को कहा गया है, और जिसमें कृषि विश्वविद्यालयों को जो पाठ्यक्रम संशोधन करने की बातें कही गई है इस बजट में, तो उसमें क्या है कि वह जो परंपरागत हमारी खेती है, जो केमिकल फर्टिलाइज़र बेस्ड, जिसमें हम पेस्टिसाइड्स है, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं, तो उसके बदले ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, या फिर शून्य बजट है, ठीक है, या आधुनिक कृषि से संबंधित, तो उसको जो आधुनिक कृषि से संबंधित जो ज़रूरतें हैं उसके अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी को अपने सिलेबस में अंतर लाना है, जिसमें शून्य बजट खेती फिर जैविक खेती पर जोर दिया जाना है, ठीक है। फिर ये तो इसकी बातें हो गई, एक बातें हो गई। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज शिक्षा के संदर्भ में यह है कि इसमें प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि पीएम ई विद्या, अब विद्या को भी ई विद्या, ठीक है, सब कुछ अब डिजिटल फॉर्मेट में हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो रहा है। तो पीएम ई विद्या के तहत गवर्नमेंट, चूँकि लंबे समय से हमारे बच्चे, खासकर सरकारी स्कूल के बच्चे शिक्षा व्यवस्था से दूर रहे हैं, तो टीवी चैनल, जो टीवी चैनल का कार्यक्रम है उससे 12 से बढ़ाकर के 200 टीवी चैनल प्रारंभ किया जाएगा। अब इसमें क्या है कि विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न कक्षाओं की क्लास होगा, जिसे पूरक शिक्षा के रूप में, कम्प्लीमेंट्री एजुकेशन के रूप में हम देखेंगे, और कहीं ना कहीं यह क्रांतिकारी प्रभाव होगा। इसी ऑनलाइन एजुकेशन से ई एजुकेशन के पार्ट हम लोग भी हैं, और एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देश की अर्थव्यवस्था के लिए या देश की शिक्षण व्यवस्था के लिए के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गई एजुकेशन की बातें, और भी बातें होगी, हम लोग चर्चा करेंगे एजुकेशन के रिलेटेड संदर्भ में। जो नेशनल टेली हेल्थ कार्यक्रम है, नेशनल टेली हेल्थ प्रोग्राम, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें क्या है कि यहाँ भी आप देखिए कि डिजिटलाइजेशन, टेली हेल्थ की चीज़ें आ गई। तो इसमें डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय टेली हेल्थ कार्यक्रम की घोषणा किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय टेली हेल्थ कार्यक्रम की घोषणा की गई, जिसमें राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच बनाया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि इसमें जो स्वास्थ्य का जो फैसिलिटेटर है, स्वास्थ्य सेवा देने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्वास्थ्य प्रदाता और स्वास्थ्य सुविधाओं की एक डिजिटल रजिस्ट्री, उसकी रजिस्ट्रियाँ होगी, ठीक है। उसमें फिर अद्वितीय स्वास्थ्य पहचान है या स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वजनिक पहुंच जिससे लोगों की हो पाएगी। तो वह सारी चीज़ें डिजिटलाइज्ड होगा कि क्या फैसिलिटी आप दे रहे हैं, उसका डिजिटली रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। साथ ही एक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को भी इसमें महत्व दिया गया, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा है कि लोग मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं, कहीं न कहीं लोग डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन के शिकार
और मानसिक स्वास्थ्य को अब एक पहचान मिलने लगा है। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा पहले इसको महत्व नहीं दिया जाता था, हालांकि फॉरेन कंट्री में, डेवलप्ड कंट्री में इसको इम्पोर्टेंस दिया जाता रहा है लंबे टाइम से। तो ये टेली हेल्थ कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है हेल्थ के सेक्टर में, ठीक है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारतीय रेल के संदर्भ में हम देखते हैं, ठीक है। भारतीय रेल के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसमें पीएम गति शक्ति ने विकास के जो 4 स्तंभ में से एक योजना बनाई है। इसमें है कि 400 नई पीढ़ी की नेक्स्ट जनरेशन की 400 जो वंदे भारत ट्रेनें हैं विकसित की जाएगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो ट्रेनों की सुरक्षा है, क्षमता वृद्धि के लिए 2000 किलोमीटर से अधिक रेल नेटवर्क के लिए स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी कवच को तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है रेलवे के संदर्भ में भी। अब हम कुछ खेतीबाड़ी पर आते हैं। ये चूँकि बजट काफ़ी एक लंबा टॉपिक है तो इसमें 2-3 क्लास आई थिंक लग सकता है। भारतीय किसान की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो इंडियंस फार्मर्स हैं इनके लिए भी काफ़ी इस बजट में है और इनका एमएसपी को सुनिश्चित किया गया है। एमएसपी के अमाउंट को बढ़ाया गया है। इसमें आप देख लीजिए, जैसे रबी सीजन में है कि धान की और गेहूं की जो खरीद रबी सीजन में 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ सीजन में 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसान, एक डाटा याद रखेंगे, 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान की खरीद, ठीक है, गेहूं और धान शामिल है। और साथ ही 2.37 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी मूल्य की सीधा भुगतान होगा, ठीक है। तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोगों को डर था कि एमएसपी गवर्नमेंट समाप्त कर देगी या गवर्नमेंट की प्लानिंग है, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं कि फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण में ड्रोनों का प्रयोग अब बढ़ेगा, ठीक है। ड्रोन का प्रयोग हम एक वैसे भी इंडियन इकोनॉमी को एक ड्रोन हब के रूप में भी अब देखा जा रहा है। काफ़ी फोकस गवर्नमेंट कर रही है कि ड्रोन को, इसको मेंस में भी आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो फसलों का जो मूल्यांकन है कि कितनी उपज होगी इसका अनुमान लगाना, या फिर फसल बीमा योजना है उसके तहत है, या भूमि का अभिलेख है, ठीक है, या फिर भूमि का डिजिटलीकरण है, उसमें जो पोषक तत्व है के लिए जो छिड़काव हम करते हैं, ये पेस्टिसाइड्स केमिकल्स वगैरह जो भी डालते हैं, तो जो भी पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए भी ड्रोनों का उपयोग, हालांकि अब ऑर्गेनिक फार्मिंग पर इन चीज़ों पर जो छिड़काव हम करते हैं पेस्टिसाइड्स केमिकल्स वगैरह, उस पर रोक लगेगी, हाँ, लेकिन जो पोषक तत्व है उसका हम दूसरे रूप में हम यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल क्या है कि ड्रोन का उपयोग खेती बाड़ी में बढ़ेगा, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कृषि ग्रामीण उद्यम के लिए स्टार्टअप को वित्त पोषित करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से सहायता की जाने वाली निधि जो कृषि उपज और मूल्य श्रृंखला के लिए प्रासंगिक है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देख चुके हैं यह पहले भी कि जो कृषि विश्वविद्यालय है, समय की आवश्यकता के अनुरूप कृषि विश्वविद्यालयों को अपने सिलेबस में चेंज करने के लिए कहा गया है, किया जाएगा, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पर, शून्य बजट खेती पर ज़्यादा जोर होगा, ठीक है। साथ ही इसमें जो गंगा नदी के किनारे का जो 5 किलोमीटर का जो दायरा है, ठीक है, गंगा नदी के किनारे जो 5 किलोमीटर का जो कॉरिडोर होगा उसमें भी वो केमिकल फ्री एरिया होगा। इसमें वहीं केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स आदि का यूज आप नहीं कर सकते हैं। एक कॉरिडोर होगा, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की कॉरिडोर होगी, इससे हमारी गंगा भी स्वच्छ रहेगी और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा और ग्रीन रिवोल्यूशन की तरफ जो है, ग्रीन फार्मिंग की तरफ हम
बढ़ेंगे। बिहार में भी जो बिहार गवर्नमेंट है वह गंगा के किनारे किनारे 13 जिला में ऑर्गेनिक फार्मिंग गंगा के किनारे वाला जो कॉरिडोर है, ठीक है, उसमें इसको बढ़ावा दे रही है। इसको हम लोग देखेंगे बिहार के बजट में। वैसे बिहार का बजट है कि आने वाला है 28 फरवरी को, या जो भी है 27 फरवरी को, ठीक है। तो ये कृषि से रिलेटेड चीज़ें हो गई। फिर भारत में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाना चर्चा हो चुकी है। डिजिटलीकरण कीटनाशक, अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि केन और बेतवा नदी का जो जोड़ने की योजना है, उसके लिए 44,605 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है, ठीक है। इधर बिहार में आप देखें तो कोसी मेची लिंक परियोजना पर काम चल रहा है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उस क्षेत्र का जो मिथिलांचल, जो सीमांचल वाला एरिया है, उस क्षेत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये जो केन बेतवा नदी है, इसे बुंदेलखंड वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव सिंचाई के संदर्भ में आने वाले टाइम में होगा, ठीक है। तो काफ़ी लंबा ये हो रहा है बजट, थोड़ा सा आपको सब्र रखना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि सारे इश्यूज को, पहलुओं को हम लोग देख लेंगे। ये जरूरी है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है। थोड़ा सा बजट वाला चीज़ थोड़ा सा बोरिंग होता है, तो आप इसमें थोड़ा सा आप फ्लेवर लाइए। जो 67वीं बीपीएससी पीटी टेस्ट है, इसमें सीडीपीओ या बीपीएससी के लिए भी, सीडीपीओ के लिए भी, और भी लोग इसमें जुड़ सकते हैं। बिहार दरगाह आदि जैसे चीज़ों का, उनका भी आयोजन हो रहा है। तो इससे आप जुड़िए। डेली टेस्ट है, और ये आपका क्या है, डेली करंट टेस्ट डेली होगा। और संडे टू संडे इसमें आपका बिहार स्पेशल है, हिस्ट्री है, साइंस है, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, करंट, बिहार स्पेशल, फुल टेस्ट, यानी सेक्शनल और फुल टेस्ट का आयोजन फरवरी, मार्च और अप्रैल में होगा। इससे आप जुड़ जाएंगे। पूरे करंट का मटेरियल आपको साल 1.5 साल का दे दिया जाएगा। क्वेश्चंस बैंक भी दे दिया जाएगा ढेर सारा। तो सारा इस टेस्ट सीरीज में है, और इसका आप लोग जरूर फ़ायदा उठाइए। काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे पर चर्चा हो रही है, इससे भी रिलेटेड सारा क्वेश्चन बैंक आपको दे दिया जाएगा, मटेरियल दे दिया जाएगा। कहीं भी आपको अलग से भटकना नहीं है। जिनको आवश्यकता होगी आप हार्ड कॉपी के रूप में ले सकते हैं, बाकी मैं PDF तो डाल ही दूंगा, ठीक है। तो सफिशियंट क्वेश्चन से लेकर के मटेरियल तक मिल जाएगा।